एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन वाज गुड। एंड ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बता देने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्योंकि वो सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं एनफेट में, और उनसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं एनफेट में क्वेश्चंस आने के। तो वो चैप्टर्स बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने एनालाइज का वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पेपर एनालिसिस के वीडियो हैं, आप जाकर देख लेना। एंड आई एम टेलिंग टू यू कि गाइस, प्लीज 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 ये चैप्टर स्किप मत करना। आई रिपीट, क्योंकि मैंने जहाँ पर पेपर एनालाइज करवाया था वहां पे भी बताया था आपको कि वो चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, और यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ आपको कि अगर ये चैप्टर्स ही करके जाते हो अच्छे से तो आपके कितने ज्यादा मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और कितना बेटर आप कर पाओगे, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं, हम आपको बताती हूँ मैं कि कौन कौन से चैप्टर तो कंपलसरी ही हैं करने के लिए, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल द लिविंग वर्ल्ड है आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में से जीनस वाला जो पार्ट है ना, वहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ से आप ये सोच लो कि जीनस वाले पार्ट से आने वाले हैं क्वेश्चंस। तो ये वाला जीनस वाला पार्ट ना, जितने भी है नेम्स है ना, साइंटिफिक नेम्स है, वो सारी चीजें तो करके ही जाना। उन सारी चीजों को स्किप मत करना। एटलीस्ट आपको द लिविंग वर्ल्ड में ना वो साइंटिफिक नेम सारी, वो जीनस, वो स्पेशीज, वो किंगडम, वो सारी चीजें ना वो पता होनी चाहिए, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स पूछ सकता है इसमें, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड यूनिट 2 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस बार तो फ्रॉग या अर्थवर्म वाला पार्ट नहीं आया था, बट प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं ना 2024 में या 2023 में, तो वहां पर ये फ्रॉग वाले क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स तो करके ही जाने हैं आपको, ठीक है। वहां से ये वाले पार्ट जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला यूनिट जो है क्लास 11th का बायोलॉजी का, तो वो उसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगेन मैं बता दूं कि बायोमोलिक्यूल भी आप छोड़ के मत जाना। ओवरऑल मैं बताऊं आपको तो यूनिट 3 तो आपको प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। यूनिट 3 को स्किप मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे आपके एग्जाम में, आप देख लेना, ठीक है। एंड फिर यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक एक क्वेश्चन इस बार आए थे। बट हाँ, अब हो सकता है कि अब अगले साल जो हो, यहाँ से ये 2 क्वेश्चंस भी 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस पेपर एनालाइज को जो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है यूट्यूब पे वीडियो, वहां से मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आए हैं। मीन्स एनफेट में ये टारगेट चैप्टर्स हैं यहाँ पे, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें स्किप करके नहीं जानी है। और मैं सबसे ज्यादा इन तीनों में बताऊं कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के जितने भी रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस के बारे में जितनी भी नॉलेज है, वो चीजें बेसिक सी एनसीईआरटी की लाइन से आ जाएंगी। एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी डिफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जैसे एब्सिसिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, ठीक है ना, ऑक्सीन है, जिबरेलिन है, तो इन सारी चीज़ों के फंक्शंस और जो जो क्या क्या उनकी चीज़ें हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए। वहां से ही उठ के क्वेश्चन आएगा, और कहीं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं, ये स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है। देन ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये 3 चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में से भी एक क्वेश्चन आए थे, बट फिलहाल ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से एल्वुलस वाला क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक। बट ये भी काफी इतना वो नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन देखो आते हैं, ठीक है। नॉर्मली छोटा मोटा क्वेश्चन आता है जो कि हमने ऑलरेडी पहले क्लासेस में आप सबने पढ़ा होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा इजी पार्ट हो जाता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जो एनफेट में आता है ना एग्जाम। काफी इजी सा क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं जो कि हमें ऑलरेडी पहले पता होते हैं, ठीक है ना। देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में यहाँ पे आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो भी आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, कुछ भी है, ठीक है, लिवर है, किडनी है, जो भी है, उन सारे और चीजों के बारे के फंक्शन, वो सारे छोटे छोटे से बेसिक बेसिक से चीजें ना वहाँ पे नॉलेज आपकी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। देन न्यूरेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जितने भी नर्व्स एंड जो भी है, ठीक है, सीएनएस पीएनएस, तो जो भी चीजें हैं ना बेसिक बेसिक से, वहां से ये क्वेश्चन उठ के आते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो ठीक है, तो ये
जो मैं चैप्टर्स मैंने हाइलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, इनको आप स्किप करके मत जाना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है? चलो फिर क्लास 12th की बायोलॉजी में चलते हैं। तो क्लास 12th की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो नहीं ही स्किप करना है। रिप्रोडक्शन वाले पार्ट्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर नेक्स्ट ईयर या पेपर टफ भी होता है या ईज़ी भी है, तो भी अगर मैं इसका देखूँ मीडियम मॉडरेट भी अगर पेपर है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन ज़रूर आएँगे एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज़्म के कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन के जितने भी ये जो चैप्टर्स है ना वो एक दूसरे से काफी लिंक्ड है, तो इसलिए वो ओवरऑल से पूछ सकते हैं। जो मुझे लगता है रिप्रोडक्शन वाला यूनिट आपको करके ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगेन जेनेटिक्स, कुछ भी सबको छोड़ देना बट जेनेटिक्स मत छोड़ना, क्योंकि जेनेटिक्स छोड़ोगे तो आपके 6 से 7 नंबर चले जाएंगे ऐसे ही। क्योंकि मॉलिक्यूलर ही बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऐसा चैप्टर था एनफेट के एग्जाम में इस बार के, जहाँ से 5 क्वेश्चन उठ के आए थे डायरेक्टली। 5 क्वेश्चन थे और वो भी काफी बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे, एकदम डीपली आपको नहीं घुसना था। तो ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। देन अगेन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से इस बार एक चैप्टर थे, बट आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से जेनेटिक्स से आपके शॉर्ट है कि क्वेश्चंस आएंगे। तो जेनेटिक वाला जो ये यूनिट है, मैं आपको अगेन बोल दूँ, रिपीट कर रही हूँ कि मत छोड़ के जाना गाइस, मत छोड़ के जाना, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है? देन यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो भी डिसीजेस वाला पार्ट है ना, जितनी भी डिसीजेस हैं चीजें, और भी बहुत बेसिक सी चीजें जो इनेट एक्वायर्ड ये सारी चीजें ना, वो सब करके जाना। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जितने भी हैं, उनके कौन कौन से क्या क्या से होते हैं, वो सारी चीजें आपने करके ही जानी है, ठीक है? वो सारी चीजें से ही पूछा जाएगा ह्यूमन हेल्थ डिसीज में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है कि यहाँ से आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन। कौन से पार्ट से? वो डिसीज वाले पार्ट से। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो है, यहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गाइस? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कोई भी चीजें हैं ना, कि स्ट्रेप्टोकाइनेस का इस बार क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि वो अब दूसरा एग्जाम्पल अगले साल दे सकते हैं या उससे ही रिलेटेड देंगे। और जितने भी जैसे फिल्ट्रेशन है और भी सारे आगे की चीज़ें होती हैं, उसमें जितने भी प्रोसेस है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स याद करके ना, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ही आपसे पूछे जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है? और कौन सा मतलब कि जैसे गोबर गैस होता है, और भी बहुत सारी वहाँ पे सिस्टम्स के बारे में बताया गया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो वहाँ पे जितने भी रिएक्शन हो रही हैं और उनसे कौन-कौन सी गैसेस डेवलप हुई हैं, वो गैसेस भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो गैसेस के बारे में भी पूछा गया था एंड आई थिंक वो गैसेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो गैसेस यहाँ से और यहाँ के जितने भी एग्जांपल्स हैं, आपने यहाँ स्किप नहीं करना है। देन बायोटेक्नोलॉजी, अगेन बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है, वहाँ से क्वेश्चन आया था और यहाँ से जनरली बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ के जितने भी कुछ प्रोसेस है आपके, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हुआ, प्लास्मिड हुआ, कुछ भी वेक्टर हुआ, कुछ भी चीज़ें, तो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है? तो वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन वाला जो पार्ट्स है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, तो ये वाला पार्ट से ज़रूर पूछेगा। एंड अगेन यूनिट 10 इकोलॉजी, इकोलॉजी स्किप नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन वाला पार्ट मत छोड़ के जाना, वैसे ही इकोलॉजी वाला पार्ट मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स है ना, जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ तीनों से आए थे आपके, ठीक है? तीनों से क्वेश्चंस आए थे एंड तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और मेनली यहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पे दी गई हैं कि ये किसने दिया, ये किसने दिया, ये सारी चीजें ना, वो मेनली पूछेंगे वो। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अब मैं केमिस्ट्री पे चल रही हूँ। तो केमिस्ट्री क्लास 11th की हम चलते हैं, फिर क्लास 12th की केमिस्ट्री पे चलूंगी कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम मत स्किप करना, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, वो भी बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि केमिस्ट्री इस बार बहुत ज्यादा आई थी फिजिक्स और बायोलॉजी के कंपैरिजन में, ठीक है? वहां से क्वेश्चन ज्यादा थे और काफी लोगों को केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगी, है ना?
बट वो टफ नहीं थी, बहुत ईज़ी सी थी, ठीक है? बहुत बेसिक सी थी। बस मेन दिक्कत ये है कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, पूरा कंप्लीट है आपका, तो आपको सिलेबस कंप्लीट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी से टाइम है, आपको अब लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पूरा प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना कर के पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी चैप्टर्स इम्पोर्टेंट हैं, पहले उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है? एक टाइम टेबल बनाइए कि किस टाइम पे हमें कैसे-कैसे करना है और कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स बाद में करने हैं। इस तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है? एंड पीरियोडिक टेबल तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ पे एक्सेप्शन, सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल की पूछती है, ठीक है? एनफेट में। तो वो पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो या डी एंड एफ ब्लॉक हो, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एंड देन केमिकल बॉन्डिंग, अगेन केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी बेसिक यूनिट ऑफ क्लास 12th, आई थिंक क्लास 11th की कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बेस होते हैं क्लास 12th की। तो केमिकल बॉन्डिंग ही ऐसा एक बेस है जो क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? तो केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना है आपको, केमिकल बॉन्डिंग ज़रूर करके जाना है। देन थर्मोडायनेमिक्स, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ये थर्मोडायनेमिक्स मत छोड़ के जाना। रिपीट, आप बहुत पछताओगे ये एग्ज़ाम में बैठ कर के अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दिया, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आते थे, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आते थे, एक्ज़ोथर्मिक, एंडोथर्मिक और भी उनके जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं ना, वो करके इसमें जाना है आपको। एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में जो जीओसी वगैरह जो भी कुछ है, वो बेसिक से आपको चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप 12th की केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर पाओगे अच्छे तरीके से एंड आपकी सारी चीज़ें आप क्लियरली हो पाएँगी, ठीक है? एंड देन हाइड्रोकार्बन आल्सो इम्पोर्टेंट। चलो फिर क्लास 12th की केमिस्ट्री पे चलते हैं। क्लास 12th की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और ये जो फिज़िकल देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ से तो एक-एक क्वेश्चन डन। एक-एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएँगे, ठीक है? हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे-ऐसे चलो क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? फिज़िकल वाला ये क्लास 12th की केमिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्लास 11th की केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्लास 12th की केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूँ। एंड केमिकल काइनेटिक्स से, के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सॉल्यूशन से एक-एक क्वेश्चन तो डन है और भी बढ़ सकते हैं नेक्स्ट ईयर। देन सरफेस केमिस्ट्री, ये डिलीटेड चैप्टर था, आई नो गाइस, बट इस बार सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए थे, मीन्स आपको डिलीटेड चैप्टर्स को भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो डिलीटेड चैप्टर्स को भी स्किप नहीं करना है, डिलीटेड चैप्टर्स को भी आपको ज़रूर करना है क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है? देन यूनिट 6 आपको द जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो भी पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक है ना, वो मैं आपको यहाँ पे इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा है क्योंकि पहले भी क्लास 11th में भी ऐसे किया था मैंने अभी देखो प्रीवियस स्लाइड में, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो जितने भी इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हैं वो तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देन देखो यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट भी इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1-2 तो क्वेश्चन आएँगे ही आएँगे, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में छोटी-छोटी सी चीज़ें वो आपको आनी चाहिए और यहाँ पे कुछ देखो हेलो अल्केन, हेलो अरेन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। यहाँ पे नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेम रिएक्शन तो ज़रूर करके जाना है क्योंकि अगर नेम रिएक्शन करके जाओगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएँगे और यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है? ऑर्गेनिक में। अगर आपने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, एंड वक्त का मैं बता रही हूँ, अगर आपने एंड वक्त पे ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रखी है तो नेम रिएक्शन सबसे पहले करके चले जाना, आपके 3 नंबर तो बन ही जाएंगे इसमें से, ऑर्गेनिक में से। एंड जिनके पास अभी टाइम है और अभी से प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर ये तीनों को बहुत अच्छे तरीके से नेम रिएक्शन को बिल्कुल ही ध्यान में रख लेना, नेम रिएक्शन बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है? फिर देन बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए थे, बहुत सारी चीज़ें आई थी इस बार में और अगले साल भी आएँगी, ये लिख के दे रही हूँ मैं। बायोमॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये मैं जो जितने भी चैप्टर्स को मैंने हाइलाइट किया है ना, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो और अब जो मैं फिज़िक्स बताऊँगी, इनको ये हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये बस ऐसे ही हाइलाइटेड नहीं हुए हैं, ये बहुत सारी एनालिसिस के बाद हुए हैं हाइलाइट।
और हाइलाइट हुए हैं तो इसका मतलब आप समझो कि यहाँ से ऑलरेडी आए हुए हैं क्वेश्चंस पहले भी। तो मीन्स चांसेस हैं कि अब आगे भी आएँगे क्वेश्चंस, और क्योंकि मैं उनके पार्ट्स भी बता रही हूँ आपके कि ये कौन से पार्ट्स में से आ रहे हैं ज़्यादा क्वेश्चन, तो उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगेन द पॉलीमर चैप्टर में इस बार 3 क्वेश्चन आए थे जबकि पॉलीमर डिलीटेड था, है ना? पॉलीमर एंड सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड था, न्यू एनसीईआरटी में नहीं थे। बट पॉलीमर से 3 क्वेश्चन आए, सरफेस केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आए, 1 से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है? एंड द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी आए थे, ठीक है? यहाँ पे हाइलाइटेड नहीं है बट मैं बता दूँ, द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन आया था। तो आप ये समझो कि डिलीटेड चैप्टर्स में से भी आ रहे हैं, डिलीटेड चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉलीमर तो मत छोड़ के जाना भई, पॉलीमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो फिर मैं फिज़िक्स का बता देती हूँ। मैंने आपको बायोलॉजी बता दी, केमिस्ट्री बता दी, एंड देन अब फिज़िक्स में बता देती हूँ आपको। फिज़िक्स में सबसे पहले मैं बता रही हूँ, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट के डायमेंशन नहीं छोड़ के जाने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। अब डायमेंशंस को ना रट लो, क्या कर लो, समझ लो क्या करना है, क्योंकि उस वक़्त वैसे भी टाइम नहीं रहता है आपके पास कि आप पूरा सॉल्व करने बैठोगे किसी भी चीज़ का। आपको एक या तो वो होना चाहिए आपकी, ठीक है, स्पीड होनी चाहिए आपकी, या तो फिर आपने रटा है तो आप कर लोगे। तो फिर डायमेंशन तो अभी से प्रैक्टिस कर लो, यूनिट एंड मेजरमेंट के डायमेंशन वाले पार्ट्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे, एसआई यूनिट पूछ सकते हैं, ठीक है ना, डायमेंशंस पूछ सकते हैं, यूनिट्स पूछ सकते हैं, तो ये वाला पार्ट ना काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको स्किप मत करके जाना। काइनेमेटिक्स में आपके मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन है चैप्टर्स, तो ये दोनों क्यों मैं बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। जी हाँ, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, और मेनली ना ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे आपके पूछे गए हैं, और बहुत बेसिक से थ्योरी और बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये वाला पार्ट आपको करके जाना है। काइनेमेटिक्स का लॉज ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन आया था, 1 से 2 क्वेश्चन। वर्क, एनर्जी एंड पावर की आपको जितनी भी, जैसे मैं कहूँ फॉर्मूलेज़ हैं, ठीक है? एनर्जी की जितनी भी कंज़र्वेटिव फ़ोर्स है, कंज़र्वेटिव एनर्जी है, या सारी चीज़ें, वो सब करके जानी है। ग्रेविटेशन करके जाना है, ठीक है? एंड थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर भी आपको बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिज़िक्स में थर्मोडायनेमिक्स से आते ही क्वेश्चन हैं, और ऑसिलेशन एंड वेव्स करके जाना, ठीक है? ऑसिलेशन एंड वेव को मत छोड़कर जाना, यहाँ पे पछता दोगे अगर इसे छोड़ के गए तो, क्योंकि ऑसिलेशन और वेव और यूनिट एंड मेजरमेंट और थर्मोडायनेमिक्स ही करके जाते हो ना यहाँ 11th की फिजिक्स से, तो यहाँ से करीबन आपके 7 7 प्लस आपके जाएंगे, 7 मार्क्स आप गेट कर लोगे एग्जाम में, अगर 7 से 8 मार्क्स आपके बन जाएंगे अगर आप सिर्फ ये 2 ये 3 और ये 4 चैप्टर करके जाते हो, ठीक है? 4 से 5 चैप्टर यहाँ पे कर लेते हो, आपके 8 नंबर बन जाएंगे फिजिक्स में सिर्फ, ठीक है? 11th की फिजिक्स में बता रही हूँ। यहाँ पे 12th की फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगेन जैसे कि 12th की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, वैसे ही 12th की फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से और करंट इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। एंड मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो यूनिट को मैंने लगाया है ना, इसीलिए मैंने यूनिट्स को ही हाईलाइट किया है, क्योंकि ये सारे ही पूछे हैं, ठीक है? और सबसे ज्यादा जरूरी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका हो गया, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम या सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से सारे गेटें जितने भी हैं, सेमीकंडक्टर में जो भी पीएन जंक्शन वाला पार्ट जो है, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो सारी चीजें आपको करके जानी है। एटम्स भी आपको बेसिक बेसिक से एटम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एटम्स करके जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूले होंगे वो आ सकते हैं, और साथ साथ में जितनी भी चीजें उनकी डायग्राम वगैरह से है क्वेश्चन, तो वो आपको करके जाने हैं। देन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, वो कर लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ देखो यूनिट्स को भी कर लिया है, क्योंकि ये जो यूनिट्स है ना मैंने लगाया है, ये यूनिट्स तो करके ही जाना है आपको। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन, अगर मैं 12th की सिर्फ ये हाईलाइटेड अगर करके जाते हो चैप्टर्स को, तो मैं कह सकती हूँ कि आपके 15 आप सिर्फ फिजिक्स में, क्लास 12 की फिजिक्स में ले लोगे। एंड 7 से 8 अगर आपने बस 4 ही किए, 4 से 5 चैप्टर्स करे हैं, तो यहाँ से भी आपके 8 नंबर बन जाएंगे।
तो टोटल आप मैं कहूँ तो आपके बन जाएँगे यार करीबन यार 25 तो बन ही जाएँगे यहाँ पे फिज़िक्स में, ठीक है? तो अगर सिर्फ़ लेकिन अगर आप पूरा करते हो हाइलाइटेड भी जितने भी मैंने करे हैं, जितने भी नहीं भी करे हैं, वो सारे करके जाते हो, तो भई आपके स्कोर बहुत अच्छे आने वाले हैं फिर 2026 में मैं आपको कन्फर्म बता रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत मेहनत लगी है गाइस, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके बहुत अच्छे से, बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड वे में, बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें बनाई गई हैं आप सबके लिए। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस चीज़ों को स्किप मत करना, ठीक है? क्योंकि इसमें सारी में मेहनत लगी है, ठीक है? ये ऐवे ही नहीं हाइलाइटेड हुई हैं, ऐवे ही नहीं बनी है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एंड साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पर सारी चीज़ें आपको भेज देती हूँ। तो आपने अगर जॉइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को तो जॉइन कर लेना, ठीक है? एंड हमारी क्लासेस भी नॉर्मली चलती हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ चैप्टर वाइज़ चैप्टर। तो वो भी अगर आपको करना है तो आप वो फ्री चल रही हैं यूट्यूब पर ही, आप फ्री वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो रिवीजन करने के बाद। एंड ये सारी चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करके जाना है, मैं बता रही हूँ। बहुत सारे ये जो मैंने आपको हाइलाइटेड की है ना, ये आपको 2026 में जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे ना, तब आप समझोगे कि ये सारे हाइलाइटेड में से ही क्वेश्चन्स आए हुए थे एंड बहुत-बहुत बेसिक से क्वेश्चन्स आएँगे। आप कर जाओगे, ये गारंटी रखती हूँ मैं कि अगर आपने मेरी चीज़ों को फ़ॉलो करी है, तो आपके पक्का आपने 80 प्लस लाना है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ और अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 90 प्लस तो यार कंफर्म मानो, ठीक है? अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी चीज़ें आपको अपडेटेड दूँ और सारी चीज़ें मैं गाइडेंस दूँ आपको प्रॉपर 2026 के लिए, तो आप रेडी रहना, ठीक है? एंड चलिए फिर आप मेहनत कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? ओके देन आप तब तक के लिए गुड बाय।